हम लोग कल बात कर रहे थे कि सामान्य नियम ये है कि किसी भी न्यायालय के एक मामले में दिए गए निर्णय को किसी अन्य मामले में साक्ष्य में नहीं दिया जाएगा। सामान्य नियम ये है। और जब हम कह रहे हैं सामान्य नियम ये है, इसका मतलब इसके एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, और इसके एक्सेप्शन हैं। और ये एक्सेप्शन का पिछला भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 40 से लेकर 45 तक, और 40 से लेकर 45 तक न्यायालयों के जो निर्णय उनकी जो सुसंगति होगी, अर्थात वे कब साक्ष्य के तौर पर दिए जाएंगे, कब साक्ष्य के तौर पर नहीं दिए जाएंगे, और जब एक पक्षकार के द्वारा उन्हें साक्ष्य में दिया जाएगा तो प्रतिपक्षी उसका क्या अधिकार होगा। इन सारे अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में या इन सारी बातों के संबंध में जो पिछला भारतीय साक्ष्य अधिनियम उसकी धारा 40 से लेकर 45 तक बताया गया, और जो वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसका सेक्शन 34 टू 38, यहां इस पूरी कंप्लीट बात की चर्चा ये हुई है। मोटी मोटी बात यह है कि सामान्य नियम यही है कि एक मामले में दिया गया निर्णय दूसरे मामले में निर्णय का आधार नहीं हो सकता, और कारण इस पर भी चर्चा हुई थी कि एक मामले में दिया गया निर्णय दूसरे मामले में दिए गए निर्णय का आधार यह नहीं बन सकता। इसका कारण यह है कि दोनों मामलों की प्रकृति ये भिन्न हो सकती है। एक दीवानी प्रकृति का मामला है और एक दांडिक प्रकृति का मामला है, और अगर प्रकृति एक भी हो जाए तो पक्षकारों का प्रतिनिधित्व ये जिन व्यक्तियों के माध्यम से न्यायालय के समक्ष हुआ है, वे व्यक्ति भिन्न होने के कारण उन व्यक्तियों के द्वारा की गई गलतियां ये दूसरे मामले में पक्षकार पर अधिरोपित नहीं की जा सकती। मिस्टर ए और मिस्टर बी ये एक मामले में पक्षकार है, उस मामले में जो पीठासीन अधिकारी है, उस मामले में जो वकील है, इनकी समझ इसके मुताबिक ही उस मामले में निर्णय आया होगा। भले ही अगला मुकदमा फिर मिस्टर ए और मिस्टर बी के मध्य हो जाए, लेकिन इस मामले में दिया गया निर्णय उस मामले में दिए गए निर्णय का आधार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यह निर्णय गलत हो, और गलती की संभावना इसको न्यूनतम कर देना यही प्रक्रिया विधि का उद्देश्य है। भाई प्रक्रिया विधि बनती तो इसीलिए है, बिना प्रक्रिया इसे बनाए आप ठीक तो तब भी कर सकते हैं। भाई प्रक्रिया, किसी भी काम को करने की प्रक्रिया निर्धारित क्यों की जाती है? ताकि गलती की संभावना खत्म हो जाए, क्योंकि काम इसे करने वाला कर्ता ये जीनियस भी हो सकता है, और काम को करने वाला कर्ता सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है। जो जीनियस होगा वो तो ठीक ही करेगा, प्रक्रिया हो या प्रक्रिया न हो, लेकिन जो जीनियस नहीं है, सामान्य व्यक्ति है, उसके द्वारा काम करने में गलती संभव है। कहा भी गया है कि लीक क्षण तीनों है, शायर सिंह सपूत। तो शायर और सिंह और सपूत इनके बारे में यह विश्वास कि लीक को छोड़कर यदि चलेंगे भी तो भी निर्णय सुखकारी ही होगा, ये तो ठीक है, लेकिन यह बात सबके बारे में नहीं मानी जा सकती।
और समाज का अधिसंख्य वर्ग ये जीनियस की श्रेणी का नहीं होता। सामान्य जो अनुभव है वो ये सिद्ध करता है कि समाज के अधिकांश सदस्य बहुत सामान्य आईक्यू के होते हैं, और जो सामान्य आईक्यू के हैं तो उनके द्वारा गलती संभव है। और यह भी है कि उदात्त मानव मूल्य यानी हाई मॉरल वैल्यूज, इनके प्रति समर्पण, यह भी सामान्य मानव जाति के या सामान्य मानव प्राणी के स्वभाव का अंग नहीं है। हाई मॉरल वैल्यूज ये हमेशा महापुरुषों की होंगी, इसलिए प्रक्रिया बनाई जाती है, क्योंकि सामान्य समाज हाई मॉरल वैल्यू का नहीं होगा। ठीक है, सामान्य समाज जीनियस भी नहीं होगा, और समाज के अधिकांश काम ये सामान्य मानव समाज के द्वारा किए जाएंगे। ये असामान्य मानव समाज यानी महापुरुषों के द्वारा नहीं होंगे, और इसीलिए सामान्य मानव प्राणी को महापुरुषों के जो कृत्य हैं उन पर उंगली उठाने का हक नहीं होता। ये मूर्ख हैं जो इस प्रकार की चर्चाएं समाज में करते हैं कि कृष्ण करें तो लीला और हम करें तो जो गानों में आपने सुन रखा है। वाकई कृष्ण करें तो लीला ही है, और तुम करो तो वही है जो तुम कह रहे हो, क्योंकि कृष्ण का आकलन आपके आधार पर नहीं हो सकता। वे महापुरुष हैं। ठीक है, तो सीधी बात, प्रक्रिया का निर्माण इसीलिए होता है, और प्रक्रिया यह कहती है कि प्रत्येक मामले का निर्णय उसी मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, प्रस्तुत किए गए तर्क, प्रस्तुत की गई सारी चीजों के आधार पर होगा। अगर गलती एक मामले में हो भी गई तो दूसरे मामले में गलती की संभावना ये न रहे। फिर एक तर्क और भी है कि अगर मामलों की प्रकृति भिन्न है तो सबूत के स्तर में भिन्नता आ जाएगी। एक मामला सिविल है, दूसरा दंडिक है, तो सिविल मामले में दिए गए निर्णय इसके आधार पर दंडिक मामले के निर्णय करने, ठीक है, यह आधारित किस प्रकार हो सकता है, क्योंकि सिविल मामले में निर्णय सिर्फ संभावनाओं के आधार पर, यदि यह लगा होगा कि विवादित तथ्यों का अस्तित्व है, आ गया होगा। लेकिन दंडिक मामले में जहां दायित्व को अधिरोपित करने की बात है, वहां निर्णय इस कसौटी पर तो नहीं कसा जा सकता, क्योंकि सामान्य बुद्धि सामान्य जीवन में अपेक्षा करती है कि घर में भी अगर किसी बच्चे को भी हम किसी बात के लिए दंडित करें तो इस तरह से दंडित नहीं करते। अगर एक बार भी हम कहते हैं कि हो सकता है इसने न किया हो, तो जब तक उसके दोष में कोई भी संदेह यह बकाया रहता है, अर्थात उसका दोष युक्त संदेहों के परे साबित नहीं होता, तब तक हम सामान्य जीवन में उसे दंडित नहीं करते। जहां की दंड बड़े सामान्य प्रकार के होने, तो दंडिक मामला जहां दंड भी असामान्य प्रकार का होना है, भैया तो जुर्माना, कारावास, ठीक है, सादा या कठोर, तो वहां आखिर इस कसौटी को कैसे छोड़ दे, इसका कोई कारण नहीं दिखता। इसलिए प्रक्रिया के तौर पर यह निर्धारित किया गया है कि सामान्य स्थिति यही रहेगी कि एक मामले में दिया गया निर्णय दूसरे मामले में सुसंगत नहीं है। एक मामले का निर्णय दूसरे मामले में निर्णय का आधार नहीं हो सकता।
मानहानि के लिए अप्रत्यय में कार्यवाही, ये भी आपके खिलाफ हुई है। मानहानि के लिए उन्हीं पक्षकारों के मध्य दंड न्यायालय के समक्ष कार्यवाही, ये भी शुरू हुई है। लेकिन दोनों मामलों का, ठीक है, दोनों मामलों की प्रकृति ये अलग है। तो एक मामले में दिया गया निर्णय, दूसरे मामले में निर्णय का आधार, ये कैसे हो सकता है? एक मामले में वकील अलग होंगे, दूसरे मामले में वकील अलग होंगे। अगर वकील एक भी हो जाए तो भी विचार के बिंदु अलग होंगे। फिर कॉग्निजेंस का सवाल, उसका क्षेत्राधिकार का सवाल यह उठता है। कानून का सामान्य सिद्धांत है, जिस मामले में न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं होगा उस मामले में उसके द्वारा दिया गया निर्णय शून्य, यह माना जाएगा। सिविल कोर्ट इसे क्रिमिनल मामले में अधिकारिता, यह नहीं है, और दंड न्यायालय को सिविल मामले में अधिकारिता, यह नहीं है। और अधिकारिता संबंधी प्रश्न इसी बात को ध्यान में रखकर रखे गए कि दोनों मामलों में निर्णय के आधार अलग अलग होंगे। तो आखिर एक मामले में दिया गया निर्णय दूसरे मामले में आधार निर्णय का ये कैसे हो जाएगा? इसीलिए सामान्य नियम यह है कि एक निर्णय दूसरे निर्णय का आधार नहीं होगा। प्रक्रिया के तौर पर यह निर्धारित कर दिया, क्योंकि जीनियस और हाई मॉरल वैल्यूज के प्रति समर्पण रखने वाले लोग, ठीक है, ये सारे कामों को नहीं करेंगे। प्रक्रिया बनाई इसीलिए जाती है ताकि सामान्य व्यक्ति यही सारे कामों को समाज में करेगा, और सामान्य व्यक्ति से गलती की संभावनाओं को न्यूनतम ये कर दिया जाए। जब न्यूनतम कर देने के लिए हम प्रक्रिया का निर्धारण कर रहे हैं तो साक्ष्य विधि ये भी प्रक्रिया का हिस्सा है। अब जब ये प्रक्रिया का हिस्सा है तो गलतियों को न्यूनतम कर देने का प्रयास ये किया जाएगा। अगर ये नियम ना हो तो एक निर्णय के आधार पर दूसरा निर्णय ये आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर साक्ष्य विधि में सामान्यतः प्रतिबंधित न किया गया हो कि वे स्थितियां जिनमें साक्ष्य विधि स्वयं अनुमति दे रही है कि एक मामले का निर्णय दूसरे मामले में सबूत के तौर पर ग्राह्य कर लिया जाए, उन स्थितियों को छोड़कर सामान्य नियम यह रहेगा कि एक मामले का निर्णय दूसरे मामले में साक्ष्य के तौर पर नहीं दिया जाएगा। अगर यह सामान्य सिद्धांत के तौर पर, सामान्य प्रक्रिया के भाग के तौर पर साक्ष्य विधि में ना हो तो एक मामले का निर्णय दूसरे मामले में साक्ष्य में दिया जाएगा। और जब ऐसा होगा तो अगर एक मामले में गलती हुई है तो दूसरे मामले में भी गलती होगी ही होगी। ठीक है, और गलती की संभावना को न्यूनतम करना यह साक्ष्य विधि या किसी भी प्रक्रिया का उद्देश्य है। तो प्रावधान की प्रकृति से भिन्नता हो जाएगी, प्रावधान का प्रकृति से संघर्ष हो जाएगा और यह स्थिति ठीक नहीं होगी। इसलिए साक्ष्य विधि में उपबंध रखे गए जो अपवादिक दशाओं को छोड़कर सामान्य तौर पर एक मामले में दिए गए निर्णय को दूसरे मामले में अग्राह्य ये बना देते हैं। केवल कुछ अपवादिक सिचुएशंस ये उन्होंने बताई हैं, क्योंकि हमने कल सुबह भी हम कह रहे थे कि कौन कहता है ये नहीं देखना चाहिए, हमेशा ये देखना चाहिए कि क्या कहता है, ये देखना चाहिए। क्योंकि कौन कहता है इससे कोई मतलब नहीं होता, क्या कहता है इससे मतलब होता है। कोई कहे बात जेन्युइन हो सकती है और कोई कहे बात गैर जेन्युइन हो सकती है, लेकिन तो ठीक है, सामान्य तौर पर हमें यही मानना चाहिए
कि कौन कहता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या कहता है ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की परिस्थिति ऐसी होती है कि अगर वो कह रहे हैं तो फिर उसे आंख बंद करके मान लेने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वे कभी गलत कहेंगे ही नहीं और उनकी बात बिना तर्क वितर्क के मान लेने पर भी गलती की गुंजाइश न्यूनतम रहेगी और इससे समय की बचत होगी। इसलिए आत्यंतिक तौर पर कोई बात नहीं कही जाती, अपवाद हर जगह स्वीकार होते, यही नियम यहां है। सामान्य बात यही है कि एक मामले में दिया गया निर्णय दूसरे मामले में साक्ष्य का भाग नहीं बनेगा, दूसरे मामले में निर्णय का आधार नहीं बनेगा, क्योंकि इससे गलतियों की संभावना न्यूनतम हो जाएगी और गलतियों की संभावना को न्यूनतम कर देना ही प्रक्रिया विधि का उद्देश्य है। लेकिन अपवादिक तौर पर ऐसी स्थितियां स्वीकार होंगी जिन स्थितियों में एक मामले में दिया गया निर्णय दूसरे मामले में निर्णय का आधार यह हो जाएगा और बस वही अपवादिक स्थितियां हमें यहां समझ लेनी है। पिछले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वो अपवादिक स्थितियां 40 से 45 और यहां 34 से लेकर 38, बस यही अपवादिक दशाएं और 34 से लेकर 38 तक हर उपबंध में अपवादिक दशाओं नहीं, ठीक है। 34, 35, 36 इनमें अपवादिक दशाओं का वर्णन और फिर प्रतिपक्षी के अधिकारों का वर्णन। भाई प्रतिपक्षी उसको अधिकार यह भी होना चाहिए, जब कोई साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे तो प्रतिपक्षी को अधिकार उस साक्ष्य की विश्वसनीयता उसे प्रश्नगत करने का यह होना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी पक्षकार सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान का तो हो नहीं सकता कि वो फर्जी साक्ष्य ये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करेगा। तो अगर आप कोई साक्ष्य दे रहे हैं तो प्रतिपक्षी को हक होना ही चाहिए कि वह आपके साक्ष्य की विश्वसनीयता इसको संदिग्ध बना सके न्यायालय के समक्ष। तो इन सारी बातों को मिलाकर एक कंप्लीट कोड न्यायालयों के निर्णय की सुसंगति के संबंध में ये इन सेक्शंस में दिया गया है, जो हम सेक्शन 34 से 38 तक पढ़ेंगे। ये सामान्य परिचय इन सेक्शनों के बीच आने वाले सेक्शंस का। अब हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। सेक्शन 34 क्या कह रहा है? द्वितीय वाद या विचारण के वारणार्थ पूर्व निर्णय सुसंगत है। प्रीवियस जजमेंट रिलीवेंट टू बार अ सेकंड सूट ऑन, ठीक है, ट्रायल। अगर पूर्व में किसी मामले को निर्णित किया गया, उन्हीं पक्षकारों के मध्य निर्णित किया गया, ठीक है, उसी वाद कारण पर निर्णित किया गया जिस वाद कारण पर वर्तमान मुकदमा लाया गया। यानी एक वाद कारण एक पक्षकारों ठीक है पक्षकार के बीच, एक वाद कारण एक पक्षकार तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि एक पक्षकार में मुकदमा नहीं हो सकता। एक वाद कारण दो पक्षकारों के मध्य उस न्यायालय के द्वारा, जिस न्यायालय को उस वाद कारण पर निर्णय देने का हक है कानूनन, यानी सक्षम न्यायालय द्वारा एक वाद कारण समान पक्षकारों के बीच सक्षम न्यायालय के समक्ष या वे पक्षकार जिस हैसियत में मुकदमेबाजी कर रहे थे उसी हैसियत, ठीक है, उसी हैसियत को धारण करने वाले अर्थात उस व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले पक्षकारों के बीच
दोबारा, ठीक है, मुकदमाग्रस्त किए जाने का प्रश्न यह किया गया है। यानी एक वाद कारण पर सक्षम न्यायालय के समक्ष समान पक्षकारों के बीच न्याय निर्णयन यह हो चुका है। उसमें जो भी फैसला है वो फैसला अंतिम हो चुका है, क्योंकि अगर कोई पक्षकार उस फैसले से सहमत नहीं था तो उस फैसले के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने का उसका अधिकार था, और अगर अपील नहीं हो रही थी तो पुनरीक्षण यानी रिवीजन की रेमेडी ये प्रस्तुत करने का उसका हक था। यानी ऐसे न्यायिक उपाय ये मौजूद थे जिनका आश्रय लेकर उस न्यायिक निर्णय को बदला जा सकता था, और पक्षकारों ने वैसा नहीं किया, तो वो निर्णय अंतिम हो गया है। अब भले ही वो गलत है, ठीक है ना, भले ही वो बात गलत है। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि इनको करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि अरे यार क्या करें, रिवाज ऐसा है, परंपरा ऐसी है, केवल रिवाज है। उस रिवाज के नाते हम एक निरर्थक काम को करते रहते हैं, कारण कि अगर रिवाज एक बार हमने तोड़ा तो फिर जो अच्छे कामों को करने का रिवाज है उसे तोड़ने का आग्रह यह भी शुरू हो जाएगा। इसलिए हमेशा रिवाज का पालन होता है। हमने आपको उदाहरण दिया था, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, हमें पता है आप नकल नहीं ले जा रहे हैं, ये हमें खूब मालूम है, लेकिन फिर भी रोका जाएगा, आपकी सर्च ली जाएगी, आपका समय बर्बाद हो रहा है, सही है, ये हमें मालूम है आपके पास नकल नहीं है। लेकिन अगर इस रिवाज को तोड़ा गया तो फिर नकल न दे, आप तो आपके पास नकल नहीं है, लेकिन जिनके पास है वे भी सर्च देने से इनकार करेंगे, और उन्हें, ठीक है, फिर उनकी सर्च लेने का कोई न्यायोचित आधार ये होगा ही नहीं। इसलिए पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति रिवाजों के पालन की अपेक्षा करती है। लोक नीति किस बात की अपेक्षा करती है कि रिवाजों का पालन किया जाए, परंपराओं का पालन किया जाए। जब तक परंपराएं इतनी युक्ति संगत, वो इतनी अयुक्ति संगत न दिखाई देने लगी कि वे वर्तमान विधिक प्रावधानों की ये अवहेलना करती दिखाई दे, ये अनैतिक दिखाई दे, तब तक उनका पालन ये होना चाहिए। तो इसी पब्लिक पॉलिसी को सीपीसी में कहा, धारा 11 माइनस किया। इसी पब्लिक पॉलिसी के लिए उन्होंने यहां सेक्शन 40 ये रखा है। धारा 11 सीपीसी क्या कहती है कि अगर एक वाद कारण पर समान पक्षकारों के बीच, ठीक है, कोई मुकदमा निर्णीत हो चुका है तो और वो सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया है, तो उसी वाद कारण पर उन्हीं पक्षकारों के मध्य या उनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले पक्षकारों के मध्य दोबारा अगर मुकदमेबाजी शुरू करने की प्रस्तावना की गई है तो जो पूर्व न्यायालय का निर्णय है वो प्रांग न्याय के तौर पर, रेस जुडिकेटा के तौर पर इस विचारण में लागू हो जाएगा, और इस मुकदमे का विचारण यह न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा, विचारण ये रुक जाएगा। अब इस मुकदमे में जो न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जो विवादग्रस्त बिंदु है, यानी जो वाद कारण है, वो पिछले मुकदमे में निर्णीत हो चुका है, ये आखिर इस न्यायालय के समक्ष आएगा कैसे,
इस न्यायालय के समक्ष वो आए, इसके लिए जरूरी है कि पिछला जो निर्णय है वो साक्ष्य के तौर पर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, तभी तो इसे पता लगेगा। नहीं तो इस न्यायालय को जानकारी कैसे होगी कि इन्हीं पक्षकारों के मध्य सक्षम न्यायालय के द्वारा पूर्व में इस वाद कारण पर न्याय निर्णय ये किया जा चुका है, ये पता कैसे लगेगा? ये जो पीठासीन अधिकारी है ये त्रिकालदर्शी, ये तो हो नहीं जाएगा। इसके पास कोई टाइम मशीन तो होगी नहीं कि पीछे किया और उन्होंने ओर फट करके देख लिया कि पीछे यह न्याय निर्णित हो चुका है या नहीं। अगर हम साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 34 जैसा प्रावधान शामिल नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर वो निर्णय इस मामले में साक्ष्य में आएगा कैसे? और जब आएगा ही नहीं तो फिर तो साक्ष्य अधिनियम का सामान्य सिद्धांत लागू होगा। और सामान्य सिद्धांत कहेगा एक मामले में दिया गया निर्णय दूसरे मामले में निर्णय का आधार हो ही नहीं सकता। तो भले ही वो निर्णय आ भी जाए यहां, तो भी धारा 11 की प्रासंगिकता जो सीपीसी में है उसके विरोध में यह निर्णय आ जाएगा। यानी साक्ष्य विधि, अरे भाई सेक्शन 34 नहीं होगा तो फिर क्या होगा? साक्ष्य विधि का सामान्य सिद्धांत वो लागू होगा। भाई अगर स्पेसिफिक एक्सेप्शन नहीं है तो जनरल रूल ये लागू होगा। अब जनरल जो प्रिंसिपल है वो तो कहता है कि एक मामले का निर्णय दूसरे मामले में निर्णय का आधार हो ही नहीं सकता। सेक्शन 34 है नहीं, सेक्शन 11 सीपीसी रहे, लेकिन फिर भी आखिर वो जो पूर्व का निर्णय है पूर्व मामले का, वो आप यहां दे भी दें, अव्वल तो दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि साक्ष्य अधिनियम में कोई प्रावधान होगा ही नहीं, ठीक है। और जब होगा ही नहीं तो आप देंगे कैसे? लेकिन चलो आप दे भी दें तो भी वो सुसंगत कैसे बनेगा, उस पर विचार कैसे होगा? हो ही नहीं पाएगा। और साक्ष्य विधि का जो सामान्य सिद्धांत होगा वो सेक्शन 11 सीपीसी को विफल कर देगा। और विफल न भी कर पाए तो दो सिद्धांत जो प्रक्रिया विधियों से ही संबंधित है परस्पर विरोध में दिखाई देने लगेंगे। और फिर इनके बीच सामंजस्य बिठाना ये किसका काम होगा? न्यायाधीशों का। क्योंकि ऐसी दशाओं में सामंजस्य बिठाने का काम अर्थान्वयन के माध्यम से कौन करेगा? जजेस। और बेंथम क्या कहता है कि कानून सांगोपांग पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। विधायकों को विधायन इस प्रकार करना चाहिए कि न्यायाधीशों के मनमानेपन को रोका जा सके, क्योंकि मनमानापन किसी का भी हो, ठीक है, वो राम और कृष्ण के मनमानेपन के अलावा हमेशा हानिकारी होगा। राम और कृष्ण ऐसे आदर्श हैं कि उनका मनमानापन कभी नुकसान पहुंचाएगा ये सोचा नहीं जा सकता, ठीक है। तो मनमानापन किसी में नहीं, इसलिए जरूरी हो जाता है कि उस मामले के निर्णय को यहां इस न्यायालय के ध्यान में लाया जाए ताकि सेक्शन 11 सीपीसी प्रभावी हो सके, ठीक है ना। वो प्रभावी हो ही नहीं सकता जब तक कि सेक्शन लाइक सेक्शन 34 ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ना आ जाए। इट इज अ टेक्निक, ये तकनीक है, ठीक है। धारा 11 भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रभावी बना दे, धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता को प्रभावी बना देने की। अन्यथा वो
प्रिंसिपल प्रभावहीन होकर रह जाएगा। इसलिए टू गिव इफेक्ट टू सेक्शन 11 of the CPC, such type of provision has been included by the legislators in Indian Evidence Act. अब हम सेक्शन देखें, क्योंकि अब सेक्शन को समझने में कोई कठिनाई ये मुझे नहीं लगता कि बची है। हमने कहा ना, टीचर की भूमिका ये इसमें है कि वो ये बताए कि कोई भी प्रावधान आखिर क्यों है। किसी भी प्रावधान की जो सैद्धांतिक पृष्ठभूमि है, उस सैद्धांतिक पृष्ठभूमि को आपके सामने रखें। सेक्शन क्या है इसे बताना और इसकी व्याख्या करना एक अधिवक्ता का काम है, और जो शिक्षक या टीचर है उसका काम है सेक्शन क्या है ये तो बताए, लेकिन ये जरूर बताए कि सेक्शन के उस जगह पर रखे जाने की जो सैद्धांतिक पृष्ठभूमि है वो आखिर क्या है। क्योंकि सैद्धांतिक पृष्ठभूमि जाने बिना आपका दिमाग सेक्शन को कभी अपनाएगा नहीं, क्योंकि आपके दिमाग को भगवान जी ने कुछ ऐसा शेप दिया है कि वो अपने में उन चीजों को स्थान देता ही नहीं जो उसकी समझ में कूड़ा और करकट है। और कूड़ा और करकट इसकी एक ही डेफिनेशन हो सकती है, जिसके होने का कोई कारण न बताया जा सके। इसके अलावा कूड़े करकट की कोई डेफिनेशन हो ही नहीं सकती। तो अगर आप सेक्शन 34 वर्तमान में और पुराने में सेक्शन 40 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के होने का आधार छात्र के सामने दर्शित नहीं कर रहे हैं, तो सेक्शन 40 का होना दिमाग के लिए कूड़ा और करकट ये बन जाएगा। और भगवान ने उसे प्रॉपर्टी दी है कि वो कूड़ा और करकट इसे खुद में स्थान नहीं देता, और यही आपकी दिक्कत है। आप कहते हैं बेयर याद नहीं होता, आप ये जानते ही नहीं है कि बेयर में जो प्रावधान है वे जरूरी क्यों है। आपने अपने दिमाग को कभी समझाया ही नहीं कि बेयर में जो कुछ लिखा है वो क्यों लिखा है, उसके होने का आधार क्या है, उसके होने की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि क्या है। क्योंकि सैद्धांतिक पृष्ठभूमि इसका अर्थ ही होता है किसी भी चीज के होने का कारण, इसी को सिद्धांत कहा जाता है। हमने आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस में बताया कि सिद्धांत का मतलब क्या है, कि जो वास्तविकता है वो वास्तविकता क्यों है। तो जब तक ये स्पष्ट नहीं होता तब तक मेरी निगाह में तो पढ़ाई होती नहीं है, क्योंकि पढ़ाई का अर्थ है जो पढ़ लिया वो फिर दोबारा न पढ़ना पड़े, दोबारा स्मृति तो ताजी करनी पड़े। यहां तक तो ठीक है पढ़ना ना पड़े, तो पढ़ना तो सिर्फ एक बार हो, और वो एक बार तभी होता है जब सैद्धांतिक पृष्ठभूमि ये समझ में आती है। सेक्शन 34 वर्तमान में, पुराने में सेक्शन 40 ये प्रभाव है धारा 11 CPC। उसके बिना, इसके बिना वो अधूरा, और उसके बिना ये अधूरा। दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे की पूरक। अब देखें सेक्शन 34 क्या कह रहा, कहता है किसी ऐसे निर्णय, आदेश या डिग्री, सिविल मामलों में डिग्री होगी, निर्णय दैंडिक मामलों में होगा, और धारा 11 में जैसा प्रिंसिपल है, CRPC में वैसा ही प्रिंसिपल कहा है धारा 300
वर्तमान सीआरपीसी, 1 जुलाई से जो सीआरपीसी होगी उसमें भी लाइक प्रोविजन किसी सेक्शन में होगा। और सेक्शन 300 सीआरपीसी क्या कहती है? कोई व्यक्ति जो एक बार किसी अपराध के लिए दोषित या दोषमुक्त हो गया, तो जब तक वो दोषित या दोषमुक्ति प्रवर्तन में है तब तक उसी अपराध के लिए या उन्हीं तथ्यों से बनने वाले किसी अन्य अपराध के लिए वो दोबारा विचारित नहीं होगा। हालांकि इस सामान्य सिद्धांत के कुछ एक्सेप्शंस ये भी धारा 300 में बताए, कभी तो न्यायालय की अनुमति से, कभी तो राज्य सरकार की अनुमति से, और कभी तो ऐसे अपराध जो परिणाम पैदा करते हैं, यानी हत्या का परिणाम पैदा करता है, दोनों ही अपराध हैं। तो अगर परिणाम प्रश्न के विचारण के समय उत्पन्न नहीं हुआ था, तो परिणाम के उत्पन्न होने पर पुनः विचारण हो सकता है। लेकिन सामान्य नियम यही है कि नहीं होगा। सामान्य नियम यही है, यानी रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल जो सेक्शन 11 सीपीसी में है, लाइक प्रिंसिपल सेक्शन 300 सीआरपीसी में भी है। और जब हम लोग रेस जुडिकेटा पढ़ते हैं तब इस विषय पर ध्यान देते हैं कि एक ही प्रोसीडिंग में जो विभिन्न स्टेजेस आती हैं, उन स्टेजेस में भी रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल लागू होता है। जैसे आपने जमानत की एप्लीकेशन प्रस्तुत की, इस आधार पर कि हम प्रश्नगत अपराध के दोषी प्रतीत नहीं होते हैं, अर्थात स्वयं को गुणदोष पर, इसे गुणदोष पर छोड़ा जाना कहते हैं, स्वयं को गुणदोष पर अजमानती अपराध का अभियोग होने के बावजूद जमानत पर मुक्त किए जाने का निवेदन आपने न्यायालय से किया और न्यायालय ने आपका प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया, तो गुणदोष पर अब दोबारा प्रार्थना पत्र नहीं आएगा। हां, आपको कोई नवीन आधार गुणदोष के अलावा, जैसे विचारण, इसको ही प्रोसिक्यूशन शुरू नहीं कर रहा, हम अनावश्यक बंद है, ठीक है, तो दोबारा बेल का आधार यह पैदा होता है। एक और बेल का आधार 436A पुरानी सीआरपीसी में ले आए थे कि आधा, जितना कुल दंड मिल सकता है उसका आधा ये व्यतीत कर लिया आपने जेल में, तो आपके पास दोबारा आधार आ गया बेल का। डिफॉल्ट बेल है जो कहां है? पुरानी सीआरपीसी में धारा 167 सबसेक्शन 2 अन्वेषण, ठीक है, इसको ही आप पूरा नहीं कर रहे हैं। 90 दिन या 60 दिन की बताई गई अवधि में, 60 दिन की अवधि किसमें? 10 साल से कम सजा जिन मामलों में प्रोवाइड है, और 90 दिन किसमें? 10 साल या उससे ज्यादा, मृत्युदंड, आजीवन कारावास आदि। तो आपको डिफॉल्ट बेल, तो ये अलग अलग आधार है ना। एक आधार पर एक बार आपने बेल मांग ली, रिजेक्ट हो गई। अब रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल काम करना शुरू, और बेल जिससे निरस्त की जाएगी वो क्या होगा? आदेश। क्रिमिनल कोर्ट का क्या होगा? जजमेंट। सिविल कोर्ट का क्या होगा? निर्णय, वो डिग्री। और सिविल कोर्ट का निर्णय ये भी हो सकता है। इसीलिए तीनों बातें उसने लिखी सेक्शन 34 में, एक कंप्लीट कोड ये दे रहा है, ठीक है। क्या कहता है? कहता है किसी ऐसे निर्णय, आदेश या डिग्री का अस्तित्व जो किसी न्यायालय को किसी वाद के संज्ञान से या कोई विचारण करने से, खाली बात के संज्ञान से नहीं, क्योंकि दंड न्यायालय जो सुनेगा वो विचारण होगा, बात होगा,
जमानत की कार्रवाई वो विचारण होगी। ठीक है, तो कहता है जो किसी न्यायालय को किसी बात के संज्ञान से या कोई विचारण करने से विधि द्वारा निर्धारित करता है सुसंगत तथ्य है, यानी वो न्यायालय का निर्णय, डिग्री या आदेश स्वयं सुसंगत तथ्य है, स्वयं सुसंगत तथ्य है। न्यायालय डिग्री का निर्णय जो होगा, डिग्री होगा या आदेश होगा, किसी कागज पर लिखा गया होगा ना, उसका भौतिक अस्तित्व होगा ना, और जब उसका भौतिक अस्तित्व होगा तो वो स्वयं एक तथ्य भी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की भाषा में, क्योंकि वो एक वस्तु की डेफिनेशन में आ गया। और जो वस्तु की डेफिनेशन में, तो वस्तु, वस्तुओं की अवस्था और वस्तुओं का संबंध। तो ये जो निर्णय है, डिग्री है, आदेश, ये स्वयं सुसंगत तथ्य हो गया। ये कहता स्वयं सुसंगत तथ्य है। जबकि प्रश्न यह हो कि क्या ऐसे न्यायालय को ऐसे बात का संज्ञान या ऐसा विचारण करना चाहिए। प्रश्न यह, क्योंकि एक पक्ष कह रहा है जैसा भी है तो डिसाइड हो चुका, ये कहते हैं दोषी नहीं, सब प्राइमा फेसी ये दोषी साबित हो चुके हैं, इनकी एप्लीकेशन निरस्त हो चुकी है। इस बात को कचहरी में जैसे एज ए लोग कभी हो, जब हम बोलते हैं तो क्या कहते हैं, सर मेरिट पे इनकी खारिज है, सर मेरिट पे इनकी फर्स्ट एप्लीकेशन खारिज है, इतनी बात बोलते हैं। तो मेरिट पे जो फर्स्ट एप्लीकेशन खारिज हुई, उसका जो आदेश है, क्योंकि वो निर्णय डिग्री इस परिभाषा में नहीं होगा, ये इस मामले में ठीक है स्वयं सुसंगत तथ्य हो गया। और जब स्वयं सुसंगत तथ्य हो गया तो सेक्शन 3 है, उसके मुताबिक ये यहां साक्ष्य में दिया जाएगा, क्योंकि ये स्वयं सुसंगत तथ्य हो गया। जबकि प्रश्न ये है कि क्या न्यायालय को ऐसा संज्ञान या विचार करना चाहिए, यही तो प्रश्न है। क्या न्यायालय को ये बेल एप्लीकेशन सुननी चाहिए? आपने सेकंड सूट प्रस्तुत कर दिया, तो प्रश्न तो यही है, क्या इसका संज्ञान न्यायालय को करना चाहिए? यही तो प्रश्न है। क्योंकि जो बात आप कहते हो हमेशा शब्दों से थोड़ी कहते हो। आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि इसे सुना जाना चाहिए। इसका अर्थ ही है आपका एप्लीकेशन प्रस्तुत करना इस कथन के समतुल्य है कि इसका विचारण होना चाहिए। अब यह प्रश्न हो गया है कि इसका संज्ञान या इसका विचारण न्यायालय को करना चाहिए या नहीं। अब जैसे ये हुआ तो वो पूर्व निर्णय आदेश जो डिग्री है वो स्वयं सुसंगत तथ्य बन गई, और जब स्वयं सुसंगत तथ्य बन गई तो उसका अस्तित्व तो दर्शित किया जाएगा न्यायालय के समक्ष। और जैसे ही दर्शित किया जाए तो न्यायालय तुरंत भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बताए गए सामान्य नियम से अलग हट जाएगा। और सामान्य नियम क्या कि एक मामले का निर्णय दूसरे मामले में निर्णय का आधार नहीं हो सकता। लेकिन अब एक्सेप्शनल सिचुएशन आ गई है, अब एक्सेप्शनल सिचुएशन आ गई है विबंध के उस सिद्धांत को लागू करने की जो कानून की प्रक्रिया का ठीक है लोक नीति के नाते, पब्लिक पॉलिसी के नाते भाग माना जाता है, और जिसे अधिनियमित स्वरूप में धारा 11 सीपीसी और धारा 300 सीआरपीसी पुरानी वाली इसमें स्थान दिया गया है। ठीक है ना? इसलिए अब अपवादिक स्थिति आई है और हम सामान्य नियम से विचलन करेंगे, और सेक्शन 34 के मुताबिक वो स्वयं सुसंगत तथ्य यहां हो जाएगा, और आपका जो मामला है ये न्यायालय द्वारा नहीं सुना जाएगा। ठीक है ना? एक अपवादिक स्थिति हुई है जब पूर्ववर्ती कार्यवाही का निर्णय पश्चातवर्ती कार्यवाही में सुसंगत तथ्य हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि वहां प्रश्नगत बात जो यह है कि न्यायालय को यह विचारण या कार्यवाही करनी चाहिए, सुनवाई करनी चाहिए या नहीं, और पूर्व में वो विनिश्चित हो चुकी है। इसलिए एक पक्ष का कहना है नहीं करनी चाहिए, एक ही बात को बार बार नहीं सुना जाना चाहिए।
क्योंकि जिसने पहले सुना था वो भी आप ही के बराबर था, और जब आप ही के बराबर था यही इश्यू सुना था। अगर उसकी बात गलत भी थी तो इन्हें जाना चाहिए था आगे, ये नहीं गए तो फाइनल हो गई वो बात। ठीक है, इससे आगे की बात भी कर लेते हैं। देखिए, स्वयं सुसंगत तथ्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो पक्षकार ये चाहता है, जो पक्षकार ये चाहता है कि ये दूसरी बार विचारण न हो, ठीक है ना, उसकी ये ड्यूटी है कि वह सेक्शन 34 का आश्रय ले और सेक्शन 40 पुराना और सेक्शन 34 नया, इसके बल से न्यायालय को यह निवेदन करे कि वो दोबारा उस इश्यू को न सुने और वो निर्णय लाकर न्यायालय के समक्ष दे। ये उस पक्षकार का कर्तव्य है, यदि वो ये चाहता है कि दोबारा न्यायालय न सुने। तो आप अपने सब कर्तव्य पूरे तो करते नहीं हो, न इस बात की कोई गारंटी है कि जो कुछ आपका कर्तव्य है वो आप करोगे ही, ठीक है ना, क्योंकि ये मूल अधिकार तो है नहीं। ये क्या है? ये तो स्टैट्यूटरी राइट है, ये फंडामेंटल राइट थोड़ी है भाई। ये इंस्टीट्यूट में दिया सीआरपी, ये एविडेंस एक्ट में दिया है, तो इसका स्टेटस, इसकी प्राप्ति फंडामेंटल राइट की तो है नहीं, जिसे आप छोड़ ही नहीं सकते। जिसमें कहा था बशेश्वर नाथ बंसल इनकम टैक्स कमिश्नर, इट इज द केस इन विच द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड दैट द प्रिंसिपल ऑफ वेवर इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट। मूल अधिकारों को छोड़ने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं, वो नहीं छोड़े जाते। तो ये कोई मूल अधिकार तो है नहीं, ये तो स्टैट्यूटरी राइट है। और जो स्टैट्यूटरी राइट है यानी विधिक अधिकार है, उसे चाहो तो छोड़ दो। यही विधिक अधिकार और मूल अधिकार के बीच फर्क है, वो आप छोड़ ही नहीं सकते, ये छोड़ भी सकते। फर्क और भी है, लेकिन ये भी एक फर्क है। आपने छोड़ दिया, चाहे अनजाने में और चाहे जानबूझकर, ठीक है ना। आपको वो पुराना निर्णय, डिग्री या आदेश ये देना चाहिए था न्यायालय को, आपने दिया नहीं। और जब नहीं दिया तो कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड, तब न्यायालय का यह कर्तव्य है कि इफ एनी वन इज नॉकिंग हिज डोर एंड आस्किंग फॉर द जस्टिस देन ही मस्ट एडजुडिकेट। तब तो न्यायालय का कर्तव्य है ये। हाउ ही कैन dismiss the application which is filed before him, अब ठीक है, by a party, तब तो नहीं कर सकता। It is the duty of yourself and it is your legal right also, but this legal right is given to you by statute named Indian Evidence Act under section 34, but you have waived that right, ठीक है। इसका हक है आपको, कर दीजिए, आपने कर दिया, तब तो न्यायालय निर्णय करेगा। अब न्यायालय ने फिर निर्णय किया और डिग्री निर्णय या आदेश आएगा ही फिर तो, और न्यायालय का निर्णय डिग्री आदेश फिर आ गया। अब यह भी हो सकता है, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, दो संभावनाएं हो सकती हैं। एक संभावना यह है कि दोनों निर्णय अलग अलग आए हों, यह भी हो सकता है, और दोनों निर्णय एक आए हो, यह भी हो सकता है। वहां भी रिजेक्ट हुआ, यहां भी रिजेक्ट हुआ, वहां भी स्वीकृत हुआ, यहां भी स्वीकृत हुआ। यानी दोनों निर्णय समान भी हो सकते हैं, दोनों डिग्री और आदेश समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। समान हो तब तो कोई बात नहीं, और भिन्न है
तब कौन सा लागू हो, ये सवाल है। आपसे ये जब कठिन प्री ली जाती है आपकी, तो पूछा जाता है कि धारा 11 सीपीसी या धारा 10, धारा 10 की भी यही पोजीशन है। धारा 10 सीपीसी जो है, ठीक है ना, धारा 10, धारा 11 में शायद जो है उसे विचाराधीन न्याय कहते हैं, ठीक है, और धारा 10 में शायद लंबित न्याय ऐसे करके बोलते हैं, एकदम कंफर्म नहीं है मिस्टर, विचाराधीन न्याय का ऐसे करके बोलते हैं, देख लीजिएगा सीपीसी में। तो आपसे कठिन प्री जब ली जाती है तो यह पूछा जाता है कि धारा 10 या धारा 11 का जो अधिकार एक पक्षकार को था, उसने उस अधिकार का प्रयोग ही नहीं किया, और जब उस अधिकार का प्रयोग ही नहीं हुआ तब पूरा मामला दोबारा से विचारित हो गया, हो ही जाएगा, और जब दोबारा विचारित हो गया तब नया निर्णय आ गया, और पुराने निर्णय नए निर्णय में भिन्नता है। नया निर्णय, इसके आधार पर निष्पादन की कार्यवाही संस्थित हो गई है, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हो गई है, एंड यू आर द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। और एग्जीक्यूशन के समय उस निर्णय का अस्तित्व तो यह दर्शित किया गया है, आप एग्जीक्यूशन करेंगे या नहीं। अब एग्जीक्यूशन होगा, इसलिए होगा कि वो गया, अधिकार आपने छोड़ दिया, आपका अधिकार था, सुसंगत तथ्य था, आप दे देते तो न्यायालय विचारणा करता ही नहीं, ठीक है ना, उस निर्णय का अस्तित्व तो आपने दर्शित किया होता तो न्यायालय संज्ञान ही नहीं करता मामले का, लेकिन आपने नहीं दिया तो अपनी गलती आप भुगतेंगे। ये तो सामान्य जीवन का भी सिद्धांत है। आप सामान्य बातचीत में क्या करते हैं कि बहुत अच्छे, गलती तुमने की तो भुगतेगा कौन, यही सिद्धांत यहां लागू हो रहा कि गलती तुमने की तो भुगतेगा कौन, भुगतोगे भी तुम ही, पिछला तुम्हारे पक्ष में था, उसे तुम लाए नहीं, तो नहीं लाए तो भुगतो। अब ये नया निर्णय जो आपके विरोध में, ये एग्जीक्यूट होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता, समान उसी के जैसा है, तब तो कोई बात ही नहीं, हो जाए लागू, चाहे वो लागू कर दो चाहे ये, बात तो एक ही है। लेकिन अगर विरोध में है तो नुकसान आपका होगा, ठीक है, तो बात को कंप्लीट समझा जाना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द एक्सेप्शनल सिचुएशन इन विच द सूट, द जजमेंट ऑफ एयर, ठीक है, सूट विच इज इंस्टीट्यूटेड प्राइमरली, उसका जो डिसीजन है वो यहां सुसंगत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यायालय विचारण से निवारित ये हो जाएगा, इसलिए सेक्शन 34 इसको सुसंगत ये बना रहा है, ठीक है। सेक्शन 35 जो कि पिछले भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41, ये कुछ विशेष अधिकारिताओं, कौन कौन सी अधिकारिता है कल हमने चर्चा की थी, प्रोबेट विषयक, विवाह विषयक, दिवाला विषयक और नामाधिकरण विषयक, सिर्फ 4 अधिकारिताओं का। जब न्यायालय 4 अधिकारिताओं में फंक्शन कर रहा है, ये 4 अधिकारिताएं कौन सी हैं, कब पैदा होती हैं, क्या स्थिति है, इस पर चर्चा कल विस्तार से की थी हमने। और न्यायालय के निर्णयों की सुसंगति है, ये मेंस का सवाल है, और एपीओ का एग्जाम जो लोग देते रहते हैं उनसे पूछिएगा, एविडेंस एक्ट ही वो एक्ट है जो आपका सिलेक्शन तय कर देता है। सबसे कम नंबर एविडेंस में ही मिलते हैं। और मजे से कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि न्यायालय के निर्णयों की सुसंगति, इस पर भी जानकारी का हाल वही है
जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर दिए जाने वाले अनुतोषों का है। जैसे वहां बताते हैं कि सिर्फ 5 रिटें जारी हो सकती हैं, ऐसे यहां भी न्यायालय के निर्णयों की सुसंगति के संबंध में वो बताते हैं जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उपलब्ध ही नहीं है। इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है और इसीलिए हम बड़े विस्तार से इसको बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में एज सच बैठता चला जाए। ये 4 अधिकारिताएं उसने कही, प्रोबेट विषयक, विवाह विषयक, नामाधिकरण विषयक, दिवाला विषयक। इन 4 अधिकारिताओं में जब न्यायालय काम करेगा, कल भी हमने बताया 4 अधिकारिताएं कौन सी होती हैं, कब न्यायालय को प्राप्त होती हैं, और इन 4 अधिकारिताओं में न्यायालय जब काम करता है तब न्यायालय के द्वारा जो निर्णय पारित किया जाता है वो निर्णय कैसा होता है? जजमेंट इन रेम, वो सर्वबंदी निर्णय है। और ये एक और विशेषता है जो सामान्य सिद्धांतों से अलग हटकर है। न्यायालय के सारे निर्णय जजमेंट इन पर्सोनम होते हैं, वे उन्हीं पक्षकारों के बीच लागू किए जाते हैं जिन पक्षकारों के बीच वे दिए गए, क्योंकि न्याय का यह सामान्य सिद्धांत है कि कोई निर्णय, कोई बात उस व्यक्ति पर लागू नहीं की जा सकती जिस बात पर आपत्ति करने का अवसर किसी पक्षकार को नहीं मिला। मुकदमा आप लोगों के बीच चला, निर्णय मेरे खिलाफ लागू करो, तो यह औचित्यपूर्ण कैसे हो सकता है? क्योंकि निर्णय हो सकता है आप दोनों लोगों ने मिल के यह पारित करवा लिया हो, क्योंकि लागू तो मेरे खिलाफ होना है, न तुम्हारी सेहत पे असर, न तुम्हारी सेहत पे असर, मरेंगे तो हम। तो अगर हमें उस मुकदमे में पार्टिसिपेट करने का हक नहीं था, हम पक्षकार नहीं थे उसमें, हम अपनी बात नहीं कह सकते थे, हम साक्ष्यों की प्रतिपरीक्षा नहीं कर सकते थे, हम आप लोगों के द्वारा खड़े किए गए वकीलों की योग्यता पर सवाल नहीं उठा सकते थे, जो कि नहीं कर सकते थे क्योंकि हम पक्षकार नहीं थे, तो वो निर्णय मेरे खिलाफ लागू क्यों हो जाए? न्याय का यह सामान्य सिद्धांत है और न्याय के इस सामान्य सिद्धांत पर ही न्यायालय के सारे निर्णय जजमेंट इन पर्सोनम होते हैं। कचहरी में खूब कहते साहब इसमें हम पार्टी नहीं थे, नो, ये हमारे खिलाफ नहीं लागू होगा, हमें पार्टी तो बनाओ। रोज वहां आदेश 1 नियम 10 की एप्लीकेशन लगती है कि साहब इसमें तो मेरा हित चला जाएगा, मकान तो मेरा है, मकान मेरा है, ये कह रहे मेरा, ये कह रहे मेरा, ना इनका है ना इनका है, ये दोनों लोग मिल लेंगे, इनका ठीक है मकान है क्योंकि दोनों लोग मिल लेंगे, एक कहता मेरा, ये कहते मेरा, इनफैक्ट मेरा, ये दोनों लोग तो मिल लेंगे आपस में, और जब मिल लेंगे तो एक का तो मानेगा ही न्यायालय, एक का मान लेगा, दोनों लोग मिलके बेच लेंगे, आधे आधे पैसे बांट लेंगे, मकान तो मेरा चला गया, भाई मकान इनफैक्ट तो मेरा चला गया, तो ये कैसे हो जाएगा? इसलिए नियम यह है कि जजमेंट इन पर्सोनम, वो निर्णय आप ही लोगों के बीच लागू होगा, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। जजमेंट इन रम ये एक्सेप्शन है, जजमेंट इन पर्सोनम ये रूल है। और सेक्शन 35 यह पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 41 ये एक्सेप्शन को प्रोवाइड कर रहा है कि इन 4 अधिकारिताओं में न्यायालय ने काम किया तो जजमेंट इन रेम आएगा। ये बहुत बड़ा एक्सेप्शन है और इसीलिए ये धारा पूछी भी खूब जाती है। और न सिर्फ जजमेंट इन रेम है बल्कि जजमेंट की अथॉरिटी देखिए वो भी बहुत बढ़ी हुई है। यहां कहा ऊपर तब ऐसे न्यायालय का निर्णय स्वयं सुसंगत तथ्य है, जो प्रोवेटिव वैल्यू दी वो क्या दी? सुसंगत तथ्य दी। और इस सेक्शन में क्या कहेंगे? कहेगा
कि दिया हुआ अंतिम निर्णय या डिग्री जो किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी ऐसा निर्णय आदेश या डिग्री, सबसेक्शन 2 देखें प्रोबेटिव वैल्यू पे, कहता है ऐसा निर्णय आदेश या डिग्री इस बात का निश्चायक सबूत है, यानी और बढ़ गई, प्रोबेटिव वैल्यू बढ़ गई, यहां निश्चायक सबूत है, वहां सिर्फ सुसंगत तथ्य है। इसका मतलब मसला कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। यहां निश्चायक सबूत है, 4 अधिकारिताएं। एक तो सामान्य से अलग हटकर बात है कि यहां सर्वबंधी निर्णय है, यहां जजमेंट इन रोम है, यहां लोकलक्षी प्रकृति का निर्णय है, वहां जजमेंट इन पर्सोनम है, व्यक्तिलक्षी है। और प्रोबेटिव वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां सुसंगत तथ्य, यहां निश्चायक सबूत। सेक्शन 35 पुराने का 41 बेहद इंपॉर्टेंट। समय समाप्त हो रहा है, चर्चा कल करेंगे विस्तार से।